तो जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सेक्शन दो टाइप्स के होते हैं। पहला इंटरनल सेक्शन एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल सेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरनल सेक्शन और एक्सटर्नल सेक्शन होते क्या है, या क्यों इनके ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन लगाकर हमें क्या कैलकुलेट करना होता है यहाँ पर इन फॉर्मूले से। चलिए समझते हैं यहाँ पर जरा। सपोज यदि अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट है ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स को मैं सपोज कर ले रहा हूँ ये x1 y1 और ये है मेरे पास x2 y2। अब यदि अगर यहाँ पर इस ए बी लाइन को कोई एक पॉइंट है P जो इसको इंटरनली, है ना, जरा बहुत ध्यान से इस पर फोकस कीजिएगा, इंटरनली इस लाइन को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा था, दैट इज m1 रेशियो m2। तब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब कोई भी एक पॉइंट किसी भी लाइन को इंटरनली किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, तब उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम यूज करते हैं किसका, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या सपोज कर लिया, x, y। तब इस सिचुएशन में मेरे पास x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। In the same way, y is equals to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम एक्सटर्नल सेक्शन की। तो एक्सटर्नल सेक्शन क्या होता है, जैसे सपोज मान लीजिए कि मेरे पास ये एक लाइन है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स अगेन मैं फिर से क्या कर ले रहा हूँ, ये x1 y1 और ये x2 y2। अब यहाँ कहीं पर आगे जाकर एक कोई पॉइंट है मेरे पास C, है ना, और ये बोला गया कि AC रेशो BC। ये क्या है अब हमारे पास, ये m1 और ये m2, ठीक है। अब किसका रेशो दिया गया मुझे, AC रेशो BC। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास इस C के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए, जो जिसको मैंने क्या सपोज कर लिया है, x, y। तो x बराबर होता है मेरे पास m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। जस्ट सिंपली जो यहाँ पर एडिशन का साइन था उसकी जगह पर क्या आ जाना है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, है ना। चलिए मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूँ, तब उससे ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले मैं इसे रफ करूं। जैसे सपोज मान लीजिए कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास होते 2, 3, ठीक है, और यहाँ पर मैं ले ले रहा हूँ कुछ 7, 8, ठीक। और ये जो रेशो है इनको मैं मान ले रहा हूँ 3:4, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 7, 8, और एक जो पी पॉइंट है वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, 3:4 में। तब उस सिचुएशन में मेरे पास x और y यानी कि p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ऐसी सिचुएशन में हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला। तो सपोज x बराबर m1 x2 यानी कि 3 into 7 प्लस m2 x1 यानी कि 4 into 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि ये कितना होने वाला है, 3 + 4। इसको सॉल्व करते हैं आगे। 3 7 21 प्लस 4 2 8 अपॉन 7। तो 21 + 8 29/7। सिमिलरली यदि अगर मैं y के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लूँ तो y के कोऑर्डिनेट्स मुझे क्या मिलने वाले हैं, यहाँ पर m1 y2 यानी कि 3 into 8 प्लस m2
y1, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3/3 + 4। अगेन इसे हम सॉल्व करें, 8 3 ज़ा 24 + 4 3 ज़ा 12/7। तो अल्टीमेटली ये हमें क्या देने वाला है, 36/7। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। ठीक है, 29/7 एंड 36/7। तो इस तरीके से अप्लाई किया जाता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। यहीं से मैं आप लोगों को एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे पहले मुझे ये सब रफ करना पड़ेगा और आप लोग इसे पॉज करें नोट करने के लिए। सपोज यदि अगर मुझे कैलकुलेट करना होता है किसी भी लाइन के मिड पॉइंट्स, तो मिड पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करता मैं, यदि अगर मेरे पास एक लाइन है ए बी, ठीक है, ये x1 y1 और ये x2 y2, और ये जो पॉइंट है P इसको सेंटर पर कट कर रहा है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। और हमें ये मालूम है कि जो मिड पॉइंट है वो लाइन को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, दैट इज 1:1। अब यदि अगर मुझे इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी कि x, y निकालना होता, तब मैं क्या करता, x बराबर m1 x2 यानी कि x2 प्लस m2 x1, यानी कि ये क्या मिलने वाला है, x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 2। तो x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली y बराबर भी m1 y2 यानी कि यहाँ पर क्या मिलने वाला है, y2 प्लस m2 y1/2। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, यदि अगर हमें किसी भी लाइन के एंड पॉइंट्स दिए गए हैं, तब हमें अगर उसका मिड पॉइंट्स निकालना है, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये थे हमारे पास सेक्शन फॉर्मूले। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मैं बढ़ता हूँ, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उससे एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो मैं इन सबको रफ करता हूँ पहले। चलिए जी, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, वो है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले यदि अगर मुझे किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ए बी और ये सी, तो मैं इनके कुछ वर्टाइसेस सपोज कर ले रहा हूं, जैसे ये है मेरे पास x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर। अब यदि अगर इनका पूरा कंप्लीट डेरिवेशन मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा है कि कहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, आप लोग उसके थ्रू जाकर उसे समझें। ठीक है, तो यहाँ से यदि अगर मुझे इसको अप्लाई करना होता, तो मुझे यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये होता मेरे पास 2 3, इसे मैं ले रहा हूँ 4 5, और इसे कुछ ले लीजिए आप लोग 8 और 9, है ना। मे बी ये मैंने रेंडमली कुछ वैल्यू सेलेक्ट कर लिए हैं, तो कुछ भी आंसर आ सकता है इससे। तो आप लोग केवल यहाँ पर इस चीज पर फोकस कीजिएगा कि कैसे इन वैल्यूज को मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, इसके बाहर मॉड लगा होता है, जिससे हमारे पास वैल्यू नेगेटिव भी आए तब भी आप उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो हमें हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करनी होती है, जैसे एरिया, वेट, डिस्टेंस, ये सारी चीजें कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ सारी चीजें, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये x1 y1, यहाँ पर सबसे पहले क्या आना है हमारे पास x1, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2,
इसके साथ आना है y2 माइनस y3 यानी कि 5 माइनस 9, ठीक है, प्लस x2, x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, ठीक है। अब यहाँ पर इसके साथ क्या लेना है मुझे y3 माइनस y1 यानी कि 9 माइनस 3, ठीक है, प्लस x3, x3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8, इसके साथ आना है y1 माइनस y2 यानी कि 3 माइनस 5, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। मैंने सिंपली केवल वैल्यू पुट अप करी है यहाँ पर 1/2 2, 5 माइनस 9 माइनस 4, 9 माइनस 3 6 एंड 8, 3 माइनस 5 2, ठीक है। और सॉल्व करते हैं इसे 1/2, यहाँ पर बचने वाला है -8 प्लस 24 और ये 16, ठीक है। तो 3 माइनस 5 -2 बचेगा यहाँ पर, तो जिससे ये मेरे पास माइनस का 16, तो अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ रहा है 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन निकल कर आने वाला है अभी मैं आप लोगों से उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है, कैसे इन सारी वैल्यूज को हमें फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब ये जो 0 जब कॉन्सेप्ट आया तो मेरे दिमाग में एक और बात आ गई, जो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकल कर आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल से, उसको मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। उससे पहले मुझे इसे रफ करना पड़ेगा, जिसका एप्लीकेशन भी आप लोगों की एनसीईआरटी में दिया गया है। चलिए देखते हैं कैसे। यानी अगर मेरे पास एक कोई ट्रायंगल है, ए बी एंड सी, ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इन पॉइंट्स को रोटेट कर कर यहां पर लेकर आ जाऊं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये बी पॉइंट को रोटेट करके यहाँ ले आया और सी पॉइंट को रोटेट करके यहाँ पर ले आया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी कि ये जो तीनों पॉइंट है, अब ये ट्रायंगल तो नहीं रह गए, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं कोलिनियर है ना। और कोलिनियरिटी की कंडीशन में यदि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो क्या स्ट्रेट लाइन का कुछ एरिया होता है, नहीं होता है ना, क्योंकि एरिया निकालने के लिए तो हमें जरूरत पड़ती है किसी भी एक क्लोज्ड पाथ की, और स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या होता है हमारे पास 0, कोई एरिया नहीं होता है। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इफ 3 points are collinear, then the area of triangle will be 0। क्लियर? यहाँ से आप इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में क्लियरली बिठा के रखिएगा, और यहाँ से आपको एक चीज और नई मिल जाएगी कि जब कभी भी आपको अगर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना हो तो आप बिना कुछ सोचे समझे उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दें, और यदि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 0 आता है तो वो तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे कोलिनियर होंगे, यानी कि इससे पहले वाले केस में भी जो पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर किए थे वो तीनों पॉइंट्स कैसे थे कोलिनियर थे, तभी उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया था हमारे पास 0 आया था। इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का बचता है हम लोगों के पास, मैं फटाफट उसको भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। इससे पहले मैं इसे रफ करूं, दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालना है वहां पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, ठीक है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे
कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारे पास, कोई भी 4 साइड वाला क्लोज्ड फिगर, है ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ, हालांकि इसके टाइप्स बहुत सारे हैं, है ना। उनकी प्रॉपर्टीज आप सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कई बार उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो स्क्वायर, स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस एंड काइट। ठीक है, तो यदि अगर मुझे किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे पास उसके चारों वर्टाइसेस भी मुझे दिए गए होंगे। मैंने मान ले रहा हूँ ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 और ये क्या है मेरे पास x4 y4। तो आपको यहाँ से ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लें विद द हेल्प ऑफ इट्स डायगोनल्स, है ना। तो अब यहाँ से हमारा काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ABCD, ABCD का एरिया निकालने के लिए आप क्या करें, सेपरेटली इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कैलकुलेट कर लें। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बचने वाला है हमारे पास, ADC। ठीक है, आप सेपरेटली आराम से इनका एरिया निकाल कर इनको ऐड कर लें, तो लास्ट में जो रिजल्टेंट बचने वाला है वो क्या होगा, पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया। सो आई होप आप लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी वो समझ में आई होंगी। आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जितनी भी चीज़ें डिस्कस होने वाली थी वो ऑलरेडी हम यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।